अमेरिका और ईरान, ये दो नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? तनाव, झगड़ा, पिछले 70 सालों से चली आ रही एक दुश्मनी। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए आज इस कहानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। अक्सर हम ईरान से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे सुनते हैं, पर यह नफरत आई कहाँ से? देखिए, दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले झगड़ों में से एक ये भी है, और इसकी असल कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमें ऊपर ऊपर से दिखती है। आज की हेडलाइंस को अगर समझना है तो हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, और आपको शायद ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका ने ही ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। जी हाँ, तो फिर ऐसा क्या बदल गया? एक जमाने में ये दोनों देश दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी थे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1950s के दशक से, एक ऐसा दौर जब इस पूरे रिश्ते की, दोस्ती या दुश्मनी की बुनियाद में सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था तेल। उस समय ईरान पश्चिम की एनर्जी की ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर रहा था। मतलब एक तरह से वो दुनिया के लिए बहुत अहम था। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। ईरान के तेल का ज़्यादातर मुनाफा उसे नहीं बल्कि ब्रिटेन की कंपनियों को जा रहा था। तो फिर ईरान के एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री आए, मोहम्मद मोसद्देक। उन्होंने कहा, ये तेल हमारा है तो इसका फायदा भी ईरान के लोगों को मिलना चाहिए। और उन्होंने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बस यही वो फैसला था जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जवाबी कार्रवाई की, और यहीं से सब कुछ बदल गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका मुर्दाबाद की भावना की जड़ें यही हैं। एक लोकप्रिय चुने हुए नेता को सत्ता से हटाने के लिए जो बाहरी दखलंदाजी हुई, उसी ने ईरान में अमेरिका के खिलाफ नफरत की वो नींव रखी जो आज तक नहीं हिली। अब देखिए, इस तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने ईरान में अपने एक सहयोगी शाह को तो गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन ये एक ऐसी दोस्ती थी जो ऊपर से शांत दिख रही थी पर अंदर ही अंदर सुलग रही थी। एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसे एक दिन तो फटना ही था। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। शाह के दौर में अमेरिका ईरान को सोवियत संघ के खिलाफ एक बहुत जरूरी पार्टनर मानता था। इतना जरूरी कि एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ही ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया। सोचिए, वही न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसे अमेरिका आज दशकों से रोकने में लगा है, उसकी शुरुआत खुद अमेरिका ने ही की थी। लेकिन शाह का शासन बहुतों के लिए दमनकारी था। जिस तरह से जबरदस्ती पश्चिमी कल्चर थोपा जा रहा था, उससे लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आम धारणा ये बन गई थी कि शाह असल में एक बाहरी ताकत की कठपुतली हैं। और फिर आया साल 1979, वो साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इस क्रांति ने सिर्फ शाह को ही नहीं उखाड़ फेंका, बल्कि एक झटके में ईरान से अमेरिकी असर को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। और इस नफरत का सबसे बड़ा सिंबल बना अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और बंधक संकट। क्रांति के बाद ईरान दुनिया में एक तरह से अकेला पड़ गया, और जब कोई अकेला पड़ जाता है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचना पड़ता है। और फिर शुरू हुआ ईरान-इराक युद्ध। इस जंग ने ईरान को एक बहुत कड़वा सबक सिखाया। एक तरफ इराक उस पर केमिकल हथियारों से हमला कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका इराक के सद्दाम हुसैन की मदद कर रहा था। पूरी दुनिया बस तमाशा देख रही थी। ईरान को ये बात साफ हो गई कि अपनी हिफाजत के लिए वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तो ईरान के लीडर्स ने दुनिया की तरफ देखा। उन्होंने क्या देखा कि इराक जैसे देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, उन पर हमला हो गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे देश जिनके पास ये हथियार थे, उनको कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो उनके लिए मैसेज बिल्कुल साफ था। अगर एक सुपर पावर के सामने टिकना है तो न्यूक्लियर ताकत ही सर्वाइवल की आखिरी गारंटी है। इसी सोच के साथ ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया, जिससे सालों तक तनाव बना रहा। फिर 2015 में एक उम्मीद जगी। ओबामा प्रशासन के दौरान एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई, जिसे JCPOA कहते हैं। लगा कि शायद अब ये झगड़ा सुलझ जाएगा। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही साल बाद अमेरिका में सरकार बदली और ट्रंप प्रशासन ने एक तरफा इस डील को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, ईरान पर पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त पाबंदियां लगा दी। तो जाहिर है, जवाब में ईरान ने भी डील की शर्तों को मानना बंद कर दिया और हाई लेवल पर यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू कर दिया। उनका तर्क सीधा था, जब अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा तो हम क्यों किसी समझौते से बंधे रहें। तो ये तो हुआ इतिहास। लेकिन इस पूरी कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? चलिए अब देखते हैं कि ईरान की आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी इसी इतिहास से कैसे पैदा हुई है।
देखिए, ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका से सीधी लड़ाई में, मतलब टैंक और लड़ाकू जहाज़ों की जंग में, कभी नहीं जीत सकता। तो उसने एक अलग रास्ता चुना। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी दुश्मन की ताकत पर नहीं, उसकी कमजोरियों पर हमला करो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अटैक ड्रोन्स। एक ईरानी ड्रोन की कीमत बस करीब $20,000 होती है। इन्हें बनाना बहुत सस्ता है और बहुत बड़ी संख्या में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। इस एक सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका जो पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत है $4 मिलियन। यहीं पर अमेरिका के लिए असली आर्थिक चुनौती खड़ी हो जाती है। तो ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी लोकेशन का फायदा उठाओ, पूरे मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क इस्तेमाल करो और सस्ती टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन और मिसाइलें, इनसे ऐसा दबाव बनाओ कि उसका असर हजारों मील दूर तक महसूस हो। मकसद साफ है, लड़ाई की कीमत इतनी बढ़ा दो कि अमेरिका और उसके सहयोगी सीधे एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचें। जब दुनिया की तेल सप्लाई और पूरे इलाके की शांति दांव पर लगी हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी पीछे हटना पड़ता है। तो 70 साल से ज्यादा का ये टकराव, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है, या ये एक ऐसी दुश्मनी है जिसका कोई अंत नहीं? 1953 के उस तख्ता पलट से लेकर आज के इस ड्रोन वाले दौर तक, इस पूरे इतिहास को समझना ही शायद हमारे वक्त की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेलियों में से एक को सुलझाने का पहला कदम है।